मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज लेकर के आ रहा हूं। लेकिन आज का ये लेक्चर लेकर के आया हूं मैं साइंस सब्जेक्ट का, और साइंस के भी अब हम जो है लगातार पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। और हर एक पीवाईक्यूज को जो है पूरा 360 डिग्री एंगल के हिसाब से जो है एनालाइज भी करेंगे कि वो जो है कौन से टॉपिक से है, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन का कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी टीम के द्वारा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा ऐप लाया गया है, डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस ऐप। और इस ऐप के अंदर जो है आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेलेबल होगा, कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल होगा, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी। इन कोर्सेज की ये विशेषता रहेगी कि इसके अंदर आपको कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे आपके लिए, और फुल सिलेबस जो है कवरेज किया जाएगा। यदि आपको इस ऐप को डाउनलोड करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा यदि कोई सुझाव है, कोई और टेक्निकल इशू है, तो आप जो है इस ईमेल पर भी अपना जो प्रॉब्लम है वो या फिर आपके जो भी सुझाव है वो सेंड कर सकते हैं। तो डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, 2000 टेस्ट, कितने 2000 टेस्ट आप लोगों के लिए विद सॉल्यूशन अवेलेबल है, और जिसके अंदर सभी ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इन सभी एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज है वो भी इसी टेस्ट सीरीज के अंदर अवेलेबल रहेंगे। तो ये ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर अवेलेबल है। आप आज ही जुड़िएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी जो है बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदने से पहले। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर, सीएचएसएल, एमटीएस अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो आपकी आंखों के अंदर जो प्रकाश जा रहा होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, या फिर जो अभी जैसे मैं स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे ऊपर जो है काफी सारी लाइट्स चालू है, उस लाइट का प्रकाश है, या फिर जो है आप कहीं और भी अपने घर पर पढ़ रहे होंगे तो आपके मोबाइल का प्रकाश है। इन सभी प्रकाश को आप जानते हैं कि आंख में जा रहा है। तो ये आंख में जा रहा है, तो इसमें आंख में जाने की जो मात्रा है उसको नियमित और उसको नियंत्रित करने का कौन काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप सूर्य की तरफ जैसे ही देखते हैं तो आपकी आंखें एकदम से बंद होना शुरू हो जाती है, और यदि कहीं पर अंधेरा है तो आपकी आंखें एकदम से पूरी खुल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन करता है। तो बेसिकली देखिए, आंखों में जो आपका प्रकाश जा रहा है, प्रकाश, उस प्रकाश को विनियमित यानी रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित करने का कार्य करता है पुतली, जिसे अपन इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। तो जो पुतली होती है, वह पुतली ही आपके क्या करती है, आंखों में जो प्रकाश जाएगा उसकी मात्रा को कंट्रोल करती है, उसको विनियमित करती है। इसके बाद में देखिए हमारे पास में है रेटिना। जैसे तो रेटिना पर ही जो है आपने जो भी वस्तु देखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का इमेज बनता है। तो रेटिना क्या काम का है, तो रेटिना के ऊपर ही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इमेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनता है, तो वो रेटिना पर ही बनता है। अगर हम बात करें किसकी, हमारे आइरिस की, तो ये आइरिस क्या होता है, तो बेसिकली देखिए जो आइरिस है वो आइरिस क्या करेगा, तो आइरिस जो है आपके पास में जो आपके क्या है, ये जो पुपिल है ना, यानी कि पुतली जो है, उस पुतली के डायमीटर और उसकी साइज क्या होगी उसको जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये आइरिस करता है। ये क्या करता है, तो जो ये पुतली है उस पुतली के साइज एंड डायमीटर को डिसाइड करता है। ठीक है, यानी उसका व्यास और उसकी आकृति क्या होगी उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, पुतली के साइज और डायमीटर को डिसाइड करेगा आइरिस। ठीक है, रेटिना हो गया, पुतली हो गया, अब रहा कॉर्निया।
कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया जो है बेसिकली हमारे आंखों का आगे वाला भाग है, फ्रंट पार्ट होता है हमारे आईज का। और ये क्या करता है? तो ये आंखों को जो है अलाउ करता है, किसके लिए? जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को अंदर जाने के लिए, आंखों के अंदर प्रकाश को जाने के लिए अलाउ कौन करेगा? ये जो है हमारे पास में कॉर्निया ही करता है। और फिर वह प्रकाश जो है कहां पर जाता है? रेटिना पर जाता है और वह वस्तु की प्रतिबिंब बनाता है। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा सर, ये आइरिस, कॉर्निया, पुतली, रेटिना, ये सब आंखों में कहाँ होते हैं, कौन सा भाग होता है? हमें तो आंख देखनी है, तो मैं आपके सामने पूरी आंख ही लेकर के आ रहा हूं। और ये देखो, ये मैंने जो है आपको समझाने के लिए मेरी जो खुद की आंख थी वो निकाल कर मैं लेकर के आ गया। अब ये आपके पास में क्या आ गया है? ह्यूमन आई आ गया है, यानी कि मानव नेत्र आ गया है। अब मानव नेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे को ये वाला डायग्राम देखना है। सर बाकी वाला क्यों नहीं देखना? अरे भाई, बाकी वाला जो डायग्राम है, ये वाला और ये वाला, जैसे देखो ये वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल बाहर का डायग्राम है, एक्सटर्नल, जो आपके आंखें दिख रही है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा आंखों वाला भाग है ना, ये है अपने अंदर वाला भाग थोड़ा सा। और इसके पीछे पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो आंखों के लिए कार्य करता है, वो आपका ये वाला डायग्राम है। ठीक है, तो हमने जो है पूरा आंख को 3 भागों में बांट दिया। सबसे बाहर वाला भाग ये रहा, फिर ये मध्य वाला भाग है, और ये पूरा जो नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। अब देखिए हमारी आंखों के भाग में क्या क्या होता है। आपने देखा होगा आपकी आंखों के ऊपर जो है ये, जैसे जो आपकी आंखों के ऊपर जो है ना बाल रहते हैं छोटे छोटे से, उसके अंदर वाला जो भाग होता है वो रेड रेड रहता है ना, तो उस रेड वाले भाग को कहते हैं हम हिंदी के अंदर तो कहते हैं नेत्र सलेस्मला। क्या? नेत्र सलेस्मला। और इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं कंजिक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजिक्टिवा। ठीक है, इसके बाद में हमारी आंखें जो कनेक्ट रहेगी यहाँ पर, उसको कहेंगे वाहिनी, यानी डक्ट्स कहते हैं। और डक्ट्स जिससे आगे कनेक्ट होता है उसे कहते हैं नासाश्रु। क्या? नासाश्रु कोश, यानी नासाश्रु कोश का मतलब है यहीं से आपके आंसू निकलते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं नासो, क्या कहते हैं? नासो लेकर्मिक सेक। क्या कहते हैं? नासो लेकर्मिक सेक। क्लियर? ये डायग्राम जो है आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो अच्छे से और देख लीजिएगा, आपको वहां जो है ये समझ में आ जाएगा। फिर ये जो व्हाइट वाला भाग होता है ये रहा हमारा आइस मसल्स है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ जो होता है रेड वाला भाग, उसे कहते हैं नासाश्रु कोश, यही जो है ना आंसू लाने के लिए। और एक होती है इसके अंदर आंसू ग्रंथि। क्लियर? जहां से आंसू ग्रंथि यानी आंसू निकलेंगे तो वो होती है आपकी टीयर ग्लैंड्स। क्लियर? इसके बाद में ये रहा हमारा क्या? अंदर वाला भाग। अंदर वाले भाग में देखो ये रहा हमारा लेंस, ये इधर वाला भाग जो होता है वो लेंस होता है। जो आपका पुपिल है, जो आपका अपन पुतली की बात कर रहे हैं, वो ये रहा, जिसे अपन हिंदी में तारा भी कहते हैं। और तारा के जस्ट नीचे की तरफ जो है, इधर की तरफ क्या होता है? आइरिस होता है, परितारिका जिसे कह रहे हैं। और फिर जो है ये आइरिस जहां पर नीचे रेड रेड भाग से कनेक्ट रहता है उसे पक्षमाभ पेशी यानी किलेरी मसल्स कहते हैं। इसके बाद में ये रहा आपका रेटिना, इधर जो है भाग कौन सा होता है? रेटिना होता है। इस रेटिना के जस्ट ऊपर वाला भाग रेड कलर का होता है, वो रक्तक पटल कहलाता है। इसके ऊपर होता है श्वेत पटल, व्हाइट कलर का। और जो ये आंख है देखो ऊपर की तरफ कनेक्ट किससे रहती है? तो मध्य रज्जु पेशी से कनेक्ट रहेगी। और नीचे वाले भाग को कहेंगे पार्श्व रज्जु पेशी। क्लियर? फिर ये पीछे की तरफ जो है देखो रेटिनी रुधिर वाहिका है, जहां से कि रुधिर इसके अंदर जा रहा है। फिर दृष्टि तंत्रिका होती है जिससे कि हम देख पाते हैं। और एक होता है काक्षाभ द्रव, इसके अंदर जो है द्रव भी भरा रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये है डायग्राम, आप आराम से जो है इस आंख को देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो अलग अलग जो भाग है उनके क्या क्या कार्य हैं वो याद रखना, वैसे मैंने बता दिए हैं। ये जो है आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें पूरा नर्व सिस्टम वाला भाग ये ऊपर तक है। फिर ये जो पलक वगैरह होती है, फिर ये आपका आगे वाला भाग दे दिया गया है कि ये रही आपकी आइरिस, लेंस, कोरोना है ना, कॉर्निया जिसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, बरौनी पेशी है, रक्त पटल है, श्वेत पटल है, दृष्टि पटल है। ये पूरा इसका डायग्राम है। ठीक, चलो, तो ये नेत्र आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स। ये आपसे कह रहा है कि हमारे पास में एक अज्ञात कोई भी सोर्स है, यानी ऐसा सोर्स है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी।
लेकिन वो क्या कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है ना। अगर उससे जो है प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो उससे उत्पन्न होने वाला या निर्मित होने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश की तीव्रता कैसे मापेंगे, उसकी इंटेंसिटी अगर हमें मापनी है तो हम इंटेंसिटी को कौन से उपकरण का उपयोग करके मापेंगे। तो आपको पता होगा कि इंटेंसिटी को मापने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, फोटोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, फोटोमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अमीटर का उपयोग जो है हम किसके लिए करते हैं, तो अमीटर का उपयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है, और करंट को मापा जाता है एम्पियर में। तो आप ये लिख सकते हैं करंट के लिए, यानी अगर हमें विद्युत धारा को मापना है तो विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अमीटर जो है करंट को किसमें मापेगा, तो एम्पियर में मापा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, फोटोमीटर से अपन क्या मापते हैं, इंटेंसिटी मापते हैं, किसकी, लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए हमारे पास में है क्या, कैपिलरी। अब कैपिलरी का यूज क्या होता है, तो कैपिलरी जो होता है ये है ना, कैपिलर्स जिसे कैलिपर्स कहा जाता है जिसे, तो ये कैलिपर्स क्या करता है, कोई भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। क्या करने के लिए, तो आकृति यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड। तो वस्तु की विमा, विमा यानी डायमेंशन मापने में उपयोग। क्लियर। तो देखो भाई, फोटोमीटर किसके लिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। ठीक है, कैलिपर जो है उसका उपयोग करेंगे वस्तु की विमा मापने के लिए, यानी कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उससे इसी से मेजर करेंगे। अमीटर क्या काम आएगा, तो करंट के लिए। ठीक है, करंट मापना है तो अमीटर का यूज करेंगे और एम्पियर से करेंगे। फिर है डायनोमीटर। तो डायनेमो जो है वो आपको पता होगा क्या काम आता है, तो डायनेमो जो है हमारे ये काम आता है कि हम हाथों से जो है उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके बारे में अपन आगे और डिटेल में सबकी बात करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है। क्या है, रजत है उसको दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है हाइपरमेट्रोपिया, यानी उसको दूर की वस्तु जो है वो तो दिखाई देगी, पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे, यानी रजत है जो हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द ऑर्थो मोलॉजिस्ट, क्या ऑर्थोमोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट हिज विजन। तो आपको यहां पर देखो, एक तो क्या याद रखना है कि जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट। क्लियर, एक तो ये याद रखना, और ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट कहेंगे। इसके बाद में दीर्घ दृष्टि को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। कई बार जो है इंग्लिश मतलब ये जैसे हिंदी में लिखा हुआ दीर्घ दृष्टि, इसकी जगह ऐसे लिख कर आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब देखिए रजत है उसे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि उसे जो है दूर की वस्तु है ना, उसे क्या होगा, दूर की वस्तु तो आराम से देख पाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो पास की वस्तु है वो देखने में उसको क्या होगी, तकलीफ होगी। आपने देखा होगा कई बूढ़े लोग जो है अखबार को बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे पढ़ने का क्या कारण होता है, उन्हें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो अब बताइए अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना होगा, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है, उत्तल लेंस को उपयोग करना होगा। किसके लिए, जो अगर हमें दीर्घ दृष्टि दोष है तो, या हाइपरमेट्रोपिया है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना है, उत्तल लेंस का उपयोग करना है। अब देखिए इसको जो है सही किस प्रकार से करते हैं और ये क्या होता है, देखिए ये मैं लेकर के आ गया आपके सामने तीन डायग्राम। सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, तो इसके अंदर जो है ये रहा दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके कहां चला जाता है, पीछे चला जाता है। समझ में आ गई बात, रेटिना को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। अब हमें क्या करना है, तो हमें जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनवाना पड़ेगा, रेटिना पर लाना होगा। अब रेटिना पर लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं,
तो उत्तल लेंस का करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करने का कारण क्या है? तो उत्तल लेंस जो है वो क्या करता है, बेसिकली जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को क्या करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा, और जो फैल रहा था उस प्रकाश को कहां लेकर के आ जाएगा, रेटिना पर लेकर के आ जाता है। तो जब हम इसके उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो ये जो निकट बिंदु होता है वह निकट बिंदु क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। वरना क्या होता है, निकट बिंदु जो है वो कहां चला जाता है, तो निकट बिंदु जो है वहां से वो रेटिना के पीछे चला जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस इस वाले बिंदु को यहां लाना है, रेटिना पर लाना है। तो उसके लिए हम बीच में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब सीधी सी बात है कि अगर हमें जो है क्या है, निकट दृष्टि दोष है, क्या है, निकट दृष्टि दोष, तो हम कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? यानी हमें जो है अगर दूर की वस्तु तो साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन पास की अगर वस्तु दिखाई देती है, जैसे ये था हाइपरमेट्रोपिया, अगर हमें हो जाए क्या हो जाए, हमें हमें जो है कौन सा रोग हो जाए, बताइए भाई, है ये है हाइपरमेट्रोपिया। अगर हमें जो है कौन सा रोग हो जाएगा भाई, हमें हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होने पर हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे अवतल लेंस, जिसे अपन क्या कहेंगे, तो कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है जब हमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। और अगर हमें जो है निकट दृष्टि दोष है तो हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ये जो है उत्तल लेंस इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये क्या करता है, प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करेगा। ये तो क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस है। अभी हमने लिखा कि अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। क्लियर, ये क्या होता है, हमारा कॉनकेव लेंस होता है, और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, तो जो प्रकाश है यानी जो लाइट है उसको पास में लाने का काम करेगा। ये तो क्या करेगा, ये जो प्रकाश आ रहा था उसको एक जगह पर कलेक्ट करने का काम करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं हमारे अवतल लेंस की, कॉनकेव लेंस की, तो ये क्या करेगा, प्रकाश को ऐसे फैलाने का काम करता है। तो हमें बेसिकली देखो हाइपरमेट्रोपिया यानी हमें क्या करना था, जो हमारा रेटिना के पीछे चला गया था प्रतिबिंब, उसको हमें जो है आगे शिफ्ट करना है। आगे शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया, जो प्रकाश है उसको कम फैलाना है, और कम फैलाने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश को एक जगह कलेक्ट करना है। और प्रकाश को कलेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो इसीलिए जो है दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी कॉन्वेक्स लेंस का। लेकिन जब हमारे को क्या है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो हमें क्या करना होगा, प्रकाश को फैलाना होगा, जिससे कि हमें जो है दूर की वस्तु दिखाई देना शुरू हो। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये जो आपका निकट बिंदु होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हमें क्या करना है, वापस पीछे लेकर के आना है। इसमें तो क्या है, आगे चला गया तो उसे आगे लेकर के आना है ना। और अभी जब हम देखेंगे आगे निकट दृष्टि दोष, तो उसमें क्या होता है कि ये बिंदु इधर अंदर आ जाता है, तो उसे हमें पीछे शिफ्ट करना होता है। ठीक है, ये था हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों ही मैंने आपको जो है क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है मायोपिया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में आ गया ये क्वेश्चन कि आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित नामक से प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन है कि लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई इज कॉल्ड द। तो ये कह रहा है कि जो प्रकाश है हमारी आंख के अंदर, एक बाहर जो है पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, संरचना होती है। उच्च संरचना के माध्यम से प्रकाश जो है हमारी आंखों के अंदर आता है, तो वो कौन से भाग से होकर के आता है, तो अभी जस्ट पीछे भी मैंने बताया था, जो कॉर्निया है वही क्या करता है, उस प्रकाश को अंदर आने देता है। तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। बाकी आपको जो है मैंने लेंस आइरिस के बारे में बता ही दिया है। ऑप्टिक नर्व के बारे में बता दूं आपको, है ना। ऑप्टिक नर्व यानी कि प्रकाशिक तंत्रिका जो होती है वो क्या करती है, तो बेसिकली जो हमारे आंखों के द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ हमारे लाइट के रूप में, उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो लाइट के रूप में जो हमें संदेश प्राप्त होता है उस संदेश को जो है क्या करेगा, हमारे मस्तिष्क तक जो है
भेजने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, ऑप्टिक तंत्र जो है वो क्या करेगा, जो हमारा लाइट सिग्नल है ना, लाइट सिग्नल का मतलब जो हमारी आंखों के द्वारा प्रकाश के माध्यम से जो हमने देख लिया है, उस ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, तो उस सिग्नल को अब आगे क्या कर देगी, ब्रेन को ट्रांसफर कर देगी। किसको ट्रांसफर करेगी भैया, ब्रेन को भेज देगी कि हमारी आंखों ने ये देखा, जैसे हमारे आंख जल रही है कहीं आगे, तुम्हारी जो है ऑप्टिक नर्व जो है दिमाग को ये संदेश दे देगी कि भाई आगे आग जल रही है, हमें वहां नहीं जाना है। समझ में आई बात। तो हमारी आंखों ने तो देखने का कार्य किया है, लेकिन वहां जाना है नहीं जाना है क्या करना है ये सब कौन सोचता है, ये दिमाग सोचता है। तो दिमाग तक हमारी आंखों ने जो देखा वो भेजने के लिए कौन होता है, ऑप्टिक तंत्रिका होती है, यानी कि ऑप्टिक नर्व होती है। क्लियर। वो क्या करती है, लाइट सिग्नल जो भी होता है उसको कहां भेजने का कार्य करेगी, तो उसे जो है ब्रेन तक भेजने का कार्य करती है। क्लियर। इसको लिख लेंगे जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आया कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस का प्रकार है, यानी द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया। तो अगर किसी की आंखों में प्रेस बायोपिया रोग है, क्या है, प्रेस बायोपिया रोग अगर है, तो प्रेस बायोपिया को अगर हमें सही करना है तो हमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना होगा। तो प्रेस बायोपिया के रोग के लिए हमें बाईफोकल लेंस का उपयोग करना होता है। कौन सी लेंस का उपयोग करना होता है, बाईफोकल लेंस का उपयोग करना होता है। क्लियर। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है कि जो बाईफोकल लेंस होते हैं उन्हीं का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, तो उनका उपयोग अपन जो है प्रेस बायोपिया के लिए करते हैं। बाईफोकल का मतलब यहां पर यह है कि वो ऐसे लेंस होंगे जो हमारे क्या करेंगे, दोनों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। और ये जो है बाईफोकल होते हैं, यानी दो फोकस बिंदु वाले होते हैं। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल लेंस की, यानी बेलनाकार लेंस के उपयोग कहां पर होगा, तो सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो जो हमारा एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो एस्टिग्मेटिज्म, लिख लीजिए एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस अभी जस्ट मैंने बताया है किसके लिए उपयोग किया होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, है ना, या हम ये कह सकते हैं फार साइटेडनेस के लिए। तो हम इसे क्या कहेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। और अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो निकट दृष्टि दोष, यानी जिसे अपन मायोपिया कहते हैं। ये मैंने अभी सब बता दिए। तो आपको ये जो चारों लेंस है वो याद रखने हैं। प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग करेंगे। अगर हमारे को जो है हमारा एस्टिग्मेटिज्म रोग है, तो एस्टिग्मेटिज्म के लिए क्या यूज करेंगे, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर हमें जो है हाइपरमेट्रोपिया है, एक सेकेंड, ये भैया भाग क्यों रहा है, अगर हमें जो है जो हाइपरमाइट्रोपिया रोग है तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और अगर हमें मायोपिया रोग है तो हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, यानी द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर जो है पुराने घर देखे होंगे जिनके ऊपर कई बार जो है नलिये लगे हुए हैं ना, मतलब देखो आपने इस प्रकार के घर देखे होंगे पुराने, जो है ऐसा घर होता था, फिर इस प्रकार से जो है छत हुआ करती थी। क्लियर। ये ऐसे टेढ़ी छत नहीं है, मतलब ये सीधी छत होती थी। फिर इसके ऊपर ऐसे रेड रेड कलर के छोटे 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 टुकड़े जमाए जाते थे। वो जो है मिट्टी के बने रहते थे, जैसे आजकल सीमेंट की ईंटें आती है ना, उस टाइप से जो है ईंटों की तरह ही पहले ऐसे रेड रेड कलर के वो बनाए जाते थे। फिर इसमें से जैसे ही प्रकाश आ रहा है तो आपने देखा होगा घर में जो है कचरा होता था, जो डस्ट होता था, वो डस्ट आपको प्रकाश के अंदर दिखना शुरू होता है। ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो लाइट का इफेक्ट है कि आपको छोटे छोटे डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, या जो ये आपका लाइट का फैलने का जो प्रोसेस है, इसी को हमने टिंडल इफेक्ट नाम दिया है। इसको जो है टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। अगर अब मैं बात करूं इसको और देखना हो, तो आप एक गिलास लीजिए और इस गिलास के अंदर जो है बढ़िया से दूध भर दीजिए। क्या कर दीजिए,
दूध भर दीजिए। दूध भर के आप इसके ऊपर जैसे ही टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च मारने पर आपको जो है क्या होगा, इसमें से भी लाइट ऐसे बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो इस दूध में से जो बाहर आती हुई लाइट आपको दिखाई दे रही है, वो इफेक्ट ही क्या है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, आप इसका डायग्राम देखना चाहो तो देख सकते हैं। और ये होता किस वजह से है, तो ये होता है बेसिकली प्रकाश के फैलने के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये होता है। ठीक, देखिए इस प्रकार का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये रहा, जैसे कि ये देखो, तो ये जो प्रकाश है देखो ये आगे आगे फैल रहा है दोनों तरफ। तो ये जो प्रकाश फैला है, ये जो लाइट फैली है, इसका जो स्कैटरिंग हुआ है, इसी को हमने क्या नाम दिया है, टिंडल इफेक्ट नाम दिया है। जैसे यहाँ भी देख पा रहे होंगे, तो ये देखो इधर ये वाला लाइट इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये लाइट इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसी का नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट इसका नाम है। क्लियर? चलिए, तो आपने जो है इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे से। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या ये इफेक्ट जो है हर जगह दिखाई देगा? नहीं, मैंने अभी एक नाम लिया दूध, है ना, मैंने पानी का तो नहीं बोला, दूध का ही क्यों बोला, लिक्विड तो पानी भी है। देखिए बेसिकली ये जो इफेक्ट दिखाई देगा, ये कोलाइड जो होते हैं उन्हीं पर दिखाई देता है। किस पर दिखाई देता है? ये कोलाइडल विलियन जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, उन्हीं पर दिखाई देता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो बेसिकली ये इस प्रकार के लिक्विड्स होते हैं या इस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं जो एकदम आपको दिखेंगे तो कैसे कि ये एकदम जो है घुल मिल गए हैं, इसके अंदर कोई भी अब छोटे से छोटा पार्टिकल भी अपन अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जो है उसके अंदर हम ये नहीं कर सकते कि ये एक छोटा पार्टिकल अलग है या ये पार्टिकल अलग है। दूध है जैसे, तो पूरा व्हाइट दिखाई देता है, उसमें पानी डालेंगे तो वो भी एकदम व्हाइट ही व्हाइट रहता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे से जो दूध के जो बिंदु है, वो जो है अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से ये टिंडल इफेक्ट उसके अंदर दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट कहां पर दिखाई देगा? ऐसे पार्टिकल्स जो आपको बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई पार्टिकल है, लेकिन आपने जैसे ही वहां लाइट करी तो आपको दिखेगा कि लाइट के अंदर जो है वो पार्टिकल्स आपको दिखना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने अभी पुराना एक घर का एग्जाम्पल दिया ना, इस टाइप के घर जो है पुरानी फिल्मों में वगैरह में बिताए जाते थे, या आपने जो है आपके मम्मी को पूछिएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने देखे ही होंगे, है ना। वो जो रेड रेड कलर के जिन्हें मारवाड़ी के अंदर या ये कहें कि राजस्थान के अंदर तो नलिया कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता था, जैसे ही लाइट थोड़ी सी अंदर आती थी तो वो जो घर के अंदर छोटे छोटे से जो डस्ट होते थे वो पूरा आपको दिखाई देता है, ऐसे बवंडे टाइप में, जैसे वो भी डस्ट घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। लेकिन आप वहां जाओगे, हाथ डालोगे अंदर, तो आपके हाथ के ऊपर कोई डस्ट नहीं आता है। ये जो इफेक्ट होता है, इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको टिंडल नामक साइंटिस्ट ने ही दिया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान जो है वो नीला किसकी वजह से नजर आता है या दिखाई देता है, यानी द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? तो बेसिकली स्काई के ब्लू दिखने का कारण भी जो है क्या होता है, तो प्रकाश जो है उसका प्रकीर्णन ही है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है। क्योंकि जो हमारे पास में ब्लू कलर होता है, उस ब्लू कलर के अगर हम बात करें वेवलेंथ की, यानी तरंग दैर्ध्य की, तो वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ब्लू कलर की जो लाइट है इसकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य, जिसे हम क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है। क्या होती है, शॉर्टर होती है, यानी बहुत कम होती है। और इसकी वेवलेंथ कम होती है, और ये क्या कर देता है, जैसे ही लाइट जो है इसके छोटे छोटे पार्टिकल से, ब्लू कलर के पार्टिकल से टकराते हैं, तो वो प्रकाश फैलता है, और उसी वजह से पूरा का पूरा आसमान जो है एकदम कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश जो हमारा आसमान है उसके ब्लू कलर दिखने का कारण भी क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जैसे विक्षेपण की अगर मैं बात करूं, तो विक्षेपण का मतलब है कि जो व्हाइट कलर का आपका प्रकाश है, उस प्रकाश का अलग अलग 7 रंगों में बदल जाना ही क्या कहलाता है, वो तो विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है। अगर मैं बात करूं अपवर्तन की, तो अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वो थोड़ी सी लाइट जो है डेविएट हो जाती है। ठीक है, और वो डेविएशन जो होता है
इस प्रक्रिया को ही, इस फिनोमिना को ही क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन की यानी परावर्तन की, तो परावर्तन का मतलब है, मान लो ये सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, ये लाइट आई, टकरा कर वापस चली गई, तो ये टकरा करके वापस जाना यानी प्रकाश का आना, लाइट का आना, टकरा कर चला जाना, तो आना और ये चला जाना ही जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, सॉरी, परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन अगर है तो उसे कहेंगे अपवर्तन। इसमें क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, तो लाइट जो है थोड़ी सी डेविएट होती है। अगर मैं बात करूं विक्षेपण की, तो इसमें क्या है, लाइट जो है अपने अलग अलग कलर्स के अंदर, अलग अलग रंग के अंदर जो है विभक्त हो जाती है। जो हमारे पास में, आपने प्रिज्म का नाम तो जरूर सुना होगा, वो प्रिज्म जो है उसके ऊपर जैसे ही लाइट डाली जाती है तो वो 7 अलग अलग कलर हमारे सामने प्रेजेंट करता है। वो जो है प्रोसेस क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ये सब जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे, हर एक फिनोमिना को अपन समझते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आज का लेक्चर साइंस का अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।